सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज क्लास। आज हम जो है मैक्सिमम जो पार्ट है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो पी ब्लॉक वाला हम पढ़ रहे थे उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए थे, तो उन क्वेश्चंस को आप देखना। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब सारे पी ब्लॉक के, ठीक है, वो कंपाइल करवा देती हूँ। एंड डी एंड एफ ब्लॉक के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं साथ के साथ कंपाइल करवा देती हूँ आपको, ठीक है। जो भी आपको एमसीक्यू सेंड किए हैं, टोटल 100 एमसीक्यूज आई हैव सेंड यू ऑफ द पी ब्लॉक, राइट। वो एमसीक्यूज आपको अच्छे से देख लेने हैं, वो कंप्लीट पी ब्लॉक के हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के। अब देखिए, लास्ट टाइम जो है हम पढ़ रहे थे, ये बोरोन फैमिली हमने कवर किया था, है ना। उसमें मैंने आपको डाइबोरेन का बताया था। देन उसके बाद हम जो है वो ग्रुप नंबर 14 के बारे में बात कर रहे थे। ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? आई हैव टोल्ड यू, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 14 में, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, राइट। फिर इसमें जो है थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो कार्बन है ना, कार्बन जो है क्या शो करता है? कैटिनेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है ना। कैटिनेशन क्या होती है आपकी? दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा जो कार्बन है ये शो करता है। अब ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन की बात करें अगर इनमें ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स में, सो कार्बन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सिलिकॉन, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जर्मेनियम। एंड देखिए, जो हमारा टिन और लेड, जो हमारा टिन है, एसएन है, और जो जर्मेनियम है ना, उनका अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होती है। जो कैटिनेशन की जो टेंडेंसी होती है ना, वो इनकी अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होती है, इन दोनों की, जो हमारा जर्मेनियम है और जो हमारा टिन है, ठीक है, इनका लगभग बराबरी होती है। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी टेंडेंसी? कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अगर हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करें, एलोट्रॉप्स की बात करें, तो जो कार्बन है, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका डायमंड हो गया, है ना, डायमंड हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट है ना, फुलरीन्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये हमारे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है ना। अब डायमंड के केस में, डायमंड के प्रॉपर्टीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ। डायमंड का जो है वो 3D नेटवर्क होता है ना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। इसके अलावा ग्रेफाइट के बारे में जैसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। और जो यहाँ पर एडजेसेंट लेयर्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वैंडरवॉल फोर्सेस, है ना, वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं यहाँ पे, वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। और साथ ही साथ जो है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना, डायमंड, आपने डायमंड जो है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, जैसे मैंने आपको बताया ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ग्रेफाइट है ना, ये सॉफ्ट है। ये क्या है? ये आपका सॉफ्ट है। और इसके अलावा ये जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, अगर हम फुलरीन्स की बात करें, तो जैसे फुलरीन्स के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, sp2, है ना, sp2। अब जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखती हूँ ना, आप मुझे बताना कि क्या उसमें करेक्ट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ लिया गया, जैसे हमें पता है कि जो हमारे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं ये +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, इन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ऑर्डर रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लिया। और आपको कुछ ऑप्शंस दे दी गई, जैसे कि थैलियम 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन इंडियम 3 पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन योर गैलियम 3 पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन Al 3 पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन बोरोन 3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे आपको दे दिया गया। और एक आपको दे दिया लाइक B3 पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन Al 3 पॉजिटिव again greater than gallium 3 positive which is greater than indium 3 positive which is greater than thallium 3 positive, ठीक है। ऐसे अगर आपको ऑप्शंस दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि कौन सा ऑर्डर सही है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इन दो ऑप्शन में से बताइए, वो जो मैंने बताया था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो घटती रहती है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो घटती रहती है ना। तो मतलब बोरोन इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है +3 में, लेकिन थैलियम हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, है ना, ये हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। जैसे क्वेश्चन जो जैसे आता है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ बोरोन हैलाइड्स to act as लुईस एसिड्स इज, ठीक है। जो बोरोन हैलाइड्स हैं, है ना, उनकी मतलब आपको एक अरेंजमेंट बतानी है लुईस एसिड्स के हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। BF3 सबसे पहली ऑप्शन है, BF3 इज ग्रेटर देन BCl3 विच इज ग्रेटर देन BBr3, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास दे दिया गया BBr3 विच इज ग्रेटर देन BCl3 विच इज ग्रेटर देन योर BF3, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोल दिया गया दैट BCl3 इज ग्रेटर देन BF3 विच इज ग्रेटर देन योर BBr3। अच्छा, इसमें से आपको बताना है लुईस एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा होगा, इसमें से ना ऑर्डर आपको अरेंज करना है। क्या आंसर आएगा, यस, चैट में आप लोग आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा कि जो BF3 होता है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बैक बॉन्डिंग किसके केस में देखने को मिलती है, तो BF3 के केस में देखने को मिलती है, राइट। तो क्या होता है कि इसका जो एसिडिक करेक्टर है ना वो सबसे कम होता है। तो मतलब एसिडिक करेक्टर का जो ऑर्डर बनता है इनमें, ये जो बोरोन के ट्राई हैलाइड्स हैं, ये जो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक Bi3 विच इज ग्रेटर देन BBr3, है ना, विच इज ग्रेटर देन योर BCl3 विच इज ग्रेटर देन योर BF3, है ना। कुछ इस तरीके का ऑर्डर बनता है हमारा इनकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ का, जो बोरोन के ट्राई हैलाइड्स हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। BF3 के केस में सबसे कम है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। I hope this is clear. Now moving to the next one. अब कुछ और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ इसमें से। जैसे एक तो हमारा ये हो गया डायमंड ग्रेफाइट फुलरेंस, है ना, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो आपको बताया। और इसके अलावा जैसे मैं कल आपके साथ बात कर रही थी, जैसे जो CO है ना, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके अलावा जो हमारा CO2 है वो सबको पता है वो एसिडिक ऑक्साइड है ना, CO2 हमारी एक एसिडिक ऑक्साइड है। अच्छा, टिन का ऑक्साइड पूछा जाता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।
टीन की जो ऑक्साइड है दिस इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा, अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें, अगर जो हमारे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या है कि एक चीज आती है हमारी एक्शन ऑफ वाटर। तो जो पहले तीन है ना हमारे, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और हमारा जर्मेनियम हो गया, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, ठीक है। इनके ऊपर वाटर का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जो हमारा टिन होता है ना, SN, टिन जो है दैट डीकम्पोजेज स्टीम, ये जो है डिकम्पोज कर देता है किसको, स्टीम को, है ना। कोल्ड वाटर को तो नहीं करेगा, सिंपल अगर वो स्टीम फॉर्म में है तो उसको डिकम्पोज करता है और बनाता है टू फॉर्म डाइऑक्साइड। एक बनाता है डाइऑक्साइड और दूसरा यहाँ पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, दूसरा यहाँ पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है SN, टीन है, प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, SnO2, टीन की डाइऑक्साइड बन गया है ना, प्लस यहाँ पर जो आपकी H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो यहाँ पे लाइब्रेट होती है साथ के साथ। इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि जितने भी हमारे पास ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, विच वन इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। सो जो लेड है दैट इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, lead is unaffected by water, ठीक है, that is unaffected by water, remember this thing। so क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो lead है, मतलब किसके केस में, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसके केस में जो है वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो lead के केस में। so due to protective, this question is important, in which of the following protective oxide film formation is seen, protective oxide film formation is seen, so that is in your case of lead, है ना, lead के केस में ये होता है। अच्छा, जो डाई हैलाइड्स है ना इसके, मतलब जो हमारे ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनके जो डाई हैलाइड्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो वो इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स, जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं उनके जो डाई हैलाइड्स होंगे, ठीक है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, उन डाई हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप आपके पास इंक्रीज करती है, राइट। जैसे मान लीजिए ऐसे है ना, CH2 हो गया, है ना, ये एक डाई हैलाइड हो गया ग्रुप नंबर 14 का, या फिर आपके पास लेट्स से ऐसे है SiX2 टाइप, है ना, तो ये डाई हैलाइड्स हुए ना, तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो आप फिर बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है इस टाइप से, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं फिर इसके ऊपर बेस्ड। एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम ये सारी। तो ज़्यादातर जो MX4 है यहाँ पे दे आर कोवेलेंट इन नेचर। MX4 मतलब M मतलब मेटल, ठीक है, X मतलब हेलोजन। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे M के प्लेस में मैं लिख देती हूँ कार्बन, है ना, हेलोजन के प्लेस पे लिख देती हूँ Cl, तो क्या बनेगा CCl4। तो ज्यादातर यहाँ पर जो टेट्राहेलाइड्स हैं, है ना, टेट्राहेलाइड्स हैं, दे आर कोवेलेंट इन नेचर एक्सेप्ट, अभी एक क्वेश्चन यहां से बन गया, एक्सेप्ट जो आपका SnF4 है ना, टीन का जो ये टेट्राफ्लोराइड हो गया और जो लेड का टेट्राफ्लोराइड हो गया, है ना, जो लास्ट के ये जो दो हैं टीन और लेड, इनके जो टेट्राफ्लोराइड है ना, ये कैसे हैं, ये आयनिक नेचर के हैं, ये कोवेलेंट नहीं है अपने पास, ये कैसे हैं, ये आयनिक नेचर के हैं, राइट। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो कि यहाँ से बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड। नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सेप्ट CCl4 other tetrachlorides are easily hydrolyzed
बाय वाटर। इसके बाद आप लिख लीजिए बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, है ना, तो आप क्या टिक करेंगे, CCl4। क्वेश्चन पूछा जाएगा CCl4 इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज, तो आप क्या टिक करेंगे, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन अदर्स जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखिए जो हमारे ये जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये इसी का ही कंपाउंड होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स का ही कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपकी कलरलेस है ना, ऑर्डरलेस है, और सबको पता है कि ये एक पॉइजनस गैस है ना, पॉइजनस गैस है। आपने पढ़ा होगा कि जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ बाइंड करने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो कलरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, कोई स्मेल नहीं है, पॉइजनस गैस है ना, और पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, वाटर इनसॉल्यूबल गैस है ये हमारे पास, ठीक है, वाटर इनसॉल्यूबल गैस हो गई, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर हमारा कार्बन है सॉलिड फेज में, प्लस हमारा H2O है गैसेस फेज में, यानी कि स्टीम है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाता है, जब इसको हीट करते हैं, मान लीजिए 473 से 1273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो अपने पास क्या बनता है, तो बनता है वाटर गैस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर गैस किसका मिक्सचर है, तो आप क्या बताएंगे, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, राइट, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन है ऐसे सॉलिड फेज में, प्लस O2 है, O2 गैस है, प्लस आपकी N2 गैस है ना, इसको हीट करते हैं 1273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो अपने पास क्या बनता है, तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस N2, ये भी गैस है, राइट। तो यहाँ पर आप जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो CO और N2 का मिक्सचर बन गया, ये अपने पास क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस, पहला क्वेश्चन, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। दूसरा क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, राइट। इसके अलावा और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अब ये क्या करता है, ये बहुत सारी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको रिड्यूस कर देता है, किसमें, टू मेटल। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, उनको ये मेटल में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, ये एक टॉक्सिक गैस है ना, और इसकी टेंडेंसी होती है, ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके साथ जो है ये कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स बना देता है ना, एक कम्प्लेक्स बना देता है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मतलब देखिए, जब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है ना, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जब आप ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, देन आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, तो अपने पास जो कम्प्लेक्स बनता है वो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंबाइन कर रहा है ना, तो वो वाला कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, रिमेंबर दिस थिंग।
अब इसके अलावा आपने देखा कि ये हमारा एक कंपोनेंट है ना, किसका, वाटर गैस का भी एक कंपोनेंट है। आपने देखा वाटर गैस में भी CO है, आपने देखा प्रोड्यूसर गैस में भी CO है, तो इन कंपोनेंट है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं, कार्बन और क्या कंपाउंड बना सकता है, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही कलरलेस प्लस ऑर्डरलेस गैस है। ये भी क्या है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है अपने पास, ठीक है। सो ये हमारी कैसे प्रिपेयर की जा सकती है, इट इज फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन होगी, है ना। तो आपको जो है क्या मिल जाता है, इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ एयर जब कंप्लीट कंबशन होती है इसकी कार्बन की, तो आपको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाटर, है ना, प्लस मिल जाएगा वाटर। अच्छा, अगर आपको इसको कमर्शियल स्केल में प्रोड्यूस करना है, जैसे मान लीजिए ना, यहाँ पे मैं कमर्शियल स्केल वाली बात में बताऊँ, पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है, CH4 है ना, CH4 है, कोई हाइड्रोकार्बन है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट करते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मिलता है। अच्छा, अगर आपको कमर्शियल स्केल में CO2 को ऑब्टेन करना है, अगर आपको कमर्शियल स्केल पे CO2 को ऑब्टेन करना है, तो आप कैसे करते हैं, जो हमारा CaCO3 होता है, यानी कि जो हमारा लाइमस्टोन होता है ना, उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। लाइमस्टोन को आप सिंपल हीट करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो ये हमारा बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ना। किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं तब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। सो बाय हीटिंग लाइमस्टोन योर कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द लार्ज स्केल। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको पता है कैसी ऑक्साइड है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है ना, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। इसके अलावा देखिए, जो हमारा सॉलिड CO2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से, सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है, सॉलिड CO2 को कहा जाता है ड्राई आइस, ठीक है। इट इज यूज टू फ्रिज फूड्स एंड आइसक्रीम्स। ये हमारा पॉइजनस नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट, है ना, उसमें कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे SO2 आ गया, O3 आ गया, है ना, इस टाइप से CO2 आ जाएगा। और क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली कंसिडर्ड एज ए पॉल्यूटेंट, तो आप क्या टिक करेंगे, आप टिक करेंगे CO2, है ना। इसको जनरली पॉल्यूटेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज कि इट इज नॉट पॉइजनस, लेकिन हमारा CO बहुत ज्यादा पॉइजनस था, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये जो CO2 है, अगर ये एक्सेस में हो जाए, हमारे एटमोस्फियर में इसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, मान लीजिए, है ना, हमारे एटमोस्फियर में CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग होती है, आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। और फिर इंक्रीज अगर हो जाता है ना ये concentration CO2 का in our atmosphere, that is called as global warming, and this effect is known as the greenhouse effect. This effect is known as greenhouse effect. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। जैसे देखिए, जो हमारे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, और क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे आपका SiO2 भी बन सकता है। SiO2 क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको कॉमनली सिलिका भी कहा जाता है, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं। अच्छा, ये एक, इसके बारे में क्या चीजें स्पेशल हैं, ये कोवेलेंट है, दूसरी बात 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, या और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, राइट। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब इसके अलावा इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ये ऑलमोस्ट जो है क्या है, नॉन रिएक्टिव है,
इट इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई, हाई क्या है यहाँ पे? SiO बॉन्ड एंथैल्पी। देखो ये रिएक्ट कब किसी भी चीज के साथ, कोई भी चीज कभी भी कब रिएक्ट जो है आसानी से कर पाती है, अगर बॉन्ड जो है इजीली टूट जाएगी, है ना। जैसे अगर यहाँ पे है, अगर सिलिकॉन और इस ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड आसानी से टूटेगी तभी तो ये हाई रिएक्टिविटी शो करेगा। लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है ना, इसकी वजह से ये रिएक्टिविटी कम शो करता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउएवर इट इज अटैक्ड बाय द, वैसे ये नॉन रिएक्टिव साइड पे है ना, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। हाउएवर इट इज अटैक्ड बाय जो हमारा HF है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, NaOH हो गया, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, याद रखना, इनके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, HF के साथ भी कर जाएगा हमारा, राइट, और HF के साथ भी कर जाएगा और NaOH के साथ भी कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिलिकेट्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सिलिकेट्स के बारे में। Silicates are the compounds having SiO4. This is important question. Silicates are the compounds having SiO4, 4 negative tetrahedral units. ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, तो आप क्या टिक करेंगे? SiO4, 4 नेगेटिव, ठीक है। एक चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरफ आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, दूसरी तरफ आप लिखेंगे उसकी बेसिक यूनिट। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्थोसिलिकेट्स, दूसरा आप लिखेंगे पायरोसिलिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे साइक्लिक सिलिकेट्स, नेक्स्ट इज चेन सिलिकेट्स, नेक्स्ट इज शीट सिलिकेट्स। सब कुछ बता रही हूं मैं यहाँ पे, जो भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिलिकेट्स में से बन सकता है ना एक टेबल में। अच्छा, इसके अलावा थ्री डायमेंशनल सिलिकेट्स, ठीक है, ये अलग अलग सिलिकेट्स हैं। अच्छा, अब देखिए, जो भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिलिकेट्स वाले में से इंपॉर्टेंट है वो हम एक चार्ट में बना लेंगे, ठीक है। तो एक तरफ तो आपको लिखनी है इसकी बेसिक यूनिट, दूसरी तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, है ना। स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कितने हैं इनमें, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे फिर आप देखने लगेंगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। वैसे इसको याद रखना इजी है, अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो, अगर आप ऐसे याद रख लेते हैं तो आपका टाइम सेव होगा। तो ऑर्थोसिलिकेट्स के केस में अगर क्वेश्चन पूछे सिंपल कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, तो आप क्या टिक करेंगे? SiO4, 4 नेगेटिव, ठीक है। पायरोसिलिकेट्स अगर स्पेशल बोल दिया, पायरोसिलिकेट्स का बोल दिया, बेसिक यूनिट पूछ लिया, तो क्या टिक लगाएंगे? Si2O7, 6 नेगेटिव। बस ऐसे याद रखिए कि इसमें सिलिकॉन 2 होंगे, है ना, O7, और 7 में से 1 घटा दो, 6 नेगेटिव, है ना। बस ऐसे याद रख लीजिए, Si2O7, 6 नेगेटिव, ये इसकी बेसिक यूनिट है अगर क्वेश्चन में सिलिकेट पूछता है। अगर पूछा साइक्लिक सिलिकेट्स, अगर क्वेश्चन में बोला गया साइक्लिक सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट बताइए, तो इसकी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? इसकी बेसिक यूनिट्स हो सकती हैं या तो Si3O9, 6 नेगेटिव,
ठीक है, अब देखिए दूसरा आप ना इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरी यूनिट्स भी इसकी बन जाएंगी बेसिक यूनिट्स, लाइक 3 2 6 है ना, SI 6, ठीक है, 9 2 18, O 18, 6 2 12, 12 नेगेटिव। तो चेन सिलिकेट्स की क्या क्या बेसिक यूनिट्स बताई मैंने, देखो एक तो बताई SI 3, O 9, 6 नेगेटिव, राइट, एक ये बताई। दूसरी क्या आ जाएगी, SI 6, O 18, 12 नेगेटिव, है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, चेन सिलिकेट्स का अगर पूछा, चेन सिलिकेट्स का बताइए, चेन सिलिकेट्स का बेसिक यूनिट। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चेन सिलिकेट्स? सो दैट इज योर SI O3, 2 नेगेटिव, है ना, ब्रैकेट के बाहर इंटू n नंबर, है ना, एंड और हो सकती है SI4, O11, 6 नेगेटिव इंटू n। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बताई चेन सिलिकेट्स के केस में, SiO3, 2 नेगेटिव, है ना, विद इन ब्रैकेट इंटू n नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड और हो सकती है SI4, O11, ठीक है, O11, 6 नेगेटिव इंटू n नंबर ऑफ यूनिट्स। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, और ऑप्शन देख के आसानी से याद आ जाता है जब आप ऑप्शंस देखेंगे। अच्छा, इसके बाद शीट सिलिकेट्स की भी कुछ यूनिट्स होती हैं, शीट सिलिकेट्स के केस में। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट होती है SI2, बस ऐसे याद रखो, सिलिकॉन 2 है, SI2, है ना, 2 के बाद आता है 3, O3, 2 नेगेटिव इंटू n नंबर ऑफ यूनिट्स, और क्या हो सकती है SiO3 इंटू n नंबर ऑफ यूनिट्स, SiO3 इंटू n नंबर ऑफ यूनिट्स। इस तरीके से हमारा हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जिन जिन की बेसिक यूनिट्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी बेसिक यूनिट्स होती हैं ऑर्थोसिलिकेट्स की, पायरोसिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट, चेन और शीट सिलिकेट्स। अब दूसरा आप यहाँ पे दूसरे इसमें चार्ट में बनाएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड ऑर्थोसिलिकेट्स के केस में 0। क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, दैट इज ऑर्थोसिलिकेट। पायरो में 1, पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, साइक्लिक सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन एटम्स, चेन सिलिकेट्स में 2, शीट सिलिकेट में 3, 3 डायमेंशनल में 4। याद रखना बहुत इजी है, देखो ऐसे याद रखेंगे, ओपी, ओपी, उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र किस पे आया, साइकिल पे, है ना, साइकिल पे आया तो C स्क्वायर है, ठीक है। साइकिल, साइकिल की शीट पे बैठा, यहाँ पे वो वाला सीट याद रखना, दूसरे वाला, है ना, साइकिल की सीट पे बैठा तो शीट, राइट। लास्ट में 3 डायमेंशनल रखेंगे याद, बस ओपी साइकिल पे आया और साइकिल की शीट पे बैठा, यहाँ पे C स्क्वायर था, है ना। तो देखिए ऑर्थोसिलिकेट में नंबर ऑफ, पहले तो याद आ जाएगा 0 याद रखना, है ना, एक ही बार आएगा, 2 नंबर का काम है तो 2 बार आएगा। साइक्लिक सिलिकेट के केस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 2, चेन सिलिकेट्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा, 3, शीट सिलिकेट में 3, है ना, 3 हो गया, फिर उसके बाद आप 4, सिंपल काउंटिंग है। बस 2 वाला जो है ना, ऐसे याद रखना, बस 0 से स्टार्ट करना है आपको, 0 से 4 तक स्टार्ट करना, आपको वैसे याद हो जाएगा, ये कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने के लिए। बस आप ये याद रखेंगे, ओपी जो है वो साइकिल पे गया। और एक चीज याद रखना, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये बेसिक यूनिट में ये पूछा जाता है, मतलब पायरोसिलिकेट वाला पूछा जाता है जनरली, और ऑर्थोसिलिकेट वाला, है ना। ऑर्थोसिलिकेट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, SiO4, 4 नेगेटिव, इसके ऊपर मेन फोकस करना है, और मेन फोकस करना है पायरोसिलिकेट वाले के ऊपर, SI2,
इसमें सिलिकॉन की 2 यूनिट्स हो गई, ठीक है, O7 6 नेगेटिव। दूसरा आपको इस पे फोकस करना है, पायरोसिलिकेट पे, ठीक है। और ये तो मैंने याद करवाई दिया, OP याद रखना है, OP आपका कोई फ्रेंड है, O से ऑर्थोसिलिकेट, P से पायरोसिलिकेट, OP किस पे गया, साइकिल पे गया, साइकिल पे गया, ठीक है। तो साइक्लिक ये कितनी बार आएगा, C² आएगा, ठीक है। साइक्लिक के बाद चेन सिलिकेट, साइकिल की सीट पे बैठा तो शीट सिलिकेट, ठीक है। और लास्ट में 3 डायमेंशनल वाला याद रख लेंगे, ये लास्ट में याद रख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे बस ये याद रखना कि 2 नंबर का काम है तो वो 2 बार था और बाकी सारे 1 बार है ना। 0 से 4 तक याद रख लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ऑर्थोसिलिकेट 0 1 2 2 3 4, राइट। सो देखिए यहाँ से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आफ्टर सिलिकेट्स वी विल स्टडी अबाउट द सिलिकॉन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलिकॉन्स के बारे में। तो अगर हम सिलिकॉन्स की बात करें तो इनके बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, द लीनियर साइक्लिक और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक कंपाउंड्स, ठीक है। लीनियर साइक्लिक और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक कंपाउंड्स कंटेनिंग R2SiO एज ए रिपीटिंग यूनिट। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट इन केस ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो लीनियर हो सकते हैं, साइक्लिक या फिर क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। लीनियर हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं जिनमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, वो हैं आपकी R2SiO, ठीक है। ये इनमें रिपीटिंग यूनिट्स हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी जो यूनिट्स हैं वो मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे ये एक SI है एंड 2 R हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, R2SiO, ठीक है। ये वाली इसमें यूनिट्स होंगी 2 R। और तो यूनिट्स की फॉर्म में अगर हमें यहाँ पे बताना है, सो वी कैन शो लाइक एक ऑक्सीजन यहाँ पे एंड 1 ऑक्सीजन हेयर, SI, ठीक है। R2 है तो एक R यहाँ पे, एक R यहाँ पे, मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे जुड़ी हुई होंगी। कौन सी इसकी यूनिट्स होती हैं, ये वाली R2SiO, दीज यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जो है मिलके क्या बनाएंगी, ऐसी बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स जो है मिलके क्या बनाएंगी, आपका सिलिकॉन्स बनाती हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन्स के बारे में। अब सिलिकॉन्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज 4 पॉइंट्स में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, दे आर केमिकली, यूनिट्स आपने देख ली, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, R2SiO, है ना। ये एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये R2 है ना, SiO, राइट। यहाँ पर ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप। अच्छा, ये जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं ये हमारे केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारे होते हैं वाटर रिपेलेंट, ये होते हैं वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तीसरी बात, ये होते हैं हीट रेजिस्टेंट, केमिकली इनर्ट होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो ये इनके बारे में जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी आपको, केमिकली इनर्ट, वाटर रिपेलेंट, हीट रेजिस्टेंट, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियोलाइट्स के बारे में।
अगर आपसे पूछे कि जो सिलिका है, सिलिका कैसा कंपाउंड है, जो अभी बताया आपको SiO2, तो आप बोलेंगे कोवेलेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सिलिका का, तो आपको बताया 3D स्ट्रक्चर है ना, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है वो आपकी सिलिका, है ना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। इसके अलावा क्वेश्चन तो हम बहुत सारे डिस्कस कर लेंगे, है ना। नॉन रिएक्टिव है, जैसे इट इज अटैक्ड बाय HF एंड NaOH, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करते रहेंगे फिर कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। इससे फिर माइंड में रहता है, क्योंकि इन चैप्टर्स में थोड़ा सा याद रखने की चीजें ज्यादा है। नेक्स्ट इज जियोलाइट्स। अच्छा, जो जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइट्स जो है क्या होते हैं, दे आर 3 डायमेंशनल aluminosilicate। They are 3 डायमेंशनल aluminosilicate, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन एटम, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं सिलिकॉन एटम्स, उनको रिप्लेस किया जाता है बाय Al3 पॉजिटिव आयोन्स, ठीक है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है ना, इनके द्वारा। तो इसलिए आप इनको बोल सकते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है, एंड नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय cations such as Na positive, your K positive, your Ca2 पॉजिटिव, है ना। तो देखिए क्या बताया मैंने, सबसे पहली बात 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय Al3 पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, कैटायंस बैलेंस करेंगे, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक चीज आप और याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि इनका यूज किस चीज के लिए होता है, जियोलाइट्स का यूज, है ना। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन यूज्ड एज ए आयन एक्सचेंजर। सो जियोलाइट्स आर ऑफन यूज्ड एज ए आयन एक्सचेंजर। देखिए जितना हमारे पास टाइम है, टाइम जैसे आपको पता है थोड़ा लिमिटेड टाइम है हमारे पास, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेंगे। आज ये जो सारे ब्लॉक्स हैं आपके, है ना, जैसे D एंड F ब्लॉक है, अभी हम P ब्लॉक की बात करें तो वो सारा हम कवर कर लेंगे जितना हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो आप साथ के साथ याद रखते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जियोलाइट्स दे आर ऑफन यूज्ड एज ए आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, है ना। देखिए एक होता है ना, हाइड्रोजन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर, एक होता है हमारा हार्ड वाटर, है ना। तो इसको एज ए आयन एक्सचेंजर यूज होता है, उसमें भी हम पढ़ते हैं इसको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए इसका यूज होता है एज ए आयन एक्सचेंजर। क्वेश्चन आता है कि कौन सा जियोलाइट है ना, जिसका यूज होता है एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। सो इट्स आंसर विल बी ZmS5, ये जियोलाइट है ना, दैट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं यूज वगैरह से रिलेटेड, जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बता दी। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखना एक आता है हमारा, एक और कंपाउंड आता है दैट इज कार्बोरंडम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कार्बोरंडम, ठीक है। हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो मैंने बताया आपको डायमंड था, है ना, ये एक एलोट्रॉप है हमारे कार्बन का। अच्छा, जो हमारा कार्बोरंडम है ये अपने पास क्या है, सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SiC, यानी कि सिलिकॉन
कार्बाइड, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। ग्लास का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2O.CaO.6SiO2। Na2O.CaO.6SiO2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। अच्छा, एक चीज याद रखना आप कि ये जो ग्लास होता है ना, इट इज नॉट ए ट्रू सॉलिड। इट इज नॉट ए ट्रू सॉलिड। ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट, सबको पता है कि ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट अमॉर्फस सब्सटेंस है। अमॉर्फस सब्सटेंस, और ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। एक चीज याद रखना, ग्लास इज अटैक्ड बाय HF। ग्लास इज अटैक्ड बाय HF। अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैक्ड बाय द HF, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन दे दिया, मान लो SiO2 भी दे दिया, ग्लास भी दे दिया, तो बोथ एंड भी आपका आ जाएगा वहां पे। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं उनकी। पी ब्लॉक में ही जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे कि उसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, एंटीमनी एंड बिस्मथ। टिन तो हमारा ग्रुप नंबर 14 में आता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको याद रखने का निमोनिक है नहीं, पसंद, ऐसा, सब, भाई। नहीं, पसंद, ऐसा, सब, भाई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये होते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। जो हमारे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज निकोजेंस। जैसे जो हमारे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंपल बोल देते हैं बोरोन फैमिली। जो ग्रुप नंबर 14 के होते हैं उनको सिंपल बोल देते हैं लाइक कार्बन फैमिली। इसको बोलते हैं निकोजेंस। नाइट्रोजन फैमिली भी बोल देते हैं एंड कॉमनली इनको निकोजेंस भी कहा जाता है। अच्छा, सबको पता है कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है दैट कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है दैट कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसकी अकरेंस की बात करें सो इट अकर्स एज द सोडियम नाइट्रेट, है ना। इट अकर्स एज द सोडियम नाइट्रेट अकरेंस में। अब ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि इसको जो है वो कॉमनली, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको कॉमनली काइल सॉल्ट पेटर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज काइल सॉल्ट पेटर, तो आप क्या टिक करेंगे? NaNO3। NaNO3। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी अकरेंस में इट अकर्स एज द सोडियम नाइट्रेट। It also occurs as the potassium nitrate. It also occurs as potassium nitrate. Potassium nitrate is your KNO3. It is your KNO3. अच्छा, KNO3 क्या होता है? इंडियन सॉल्ट पेटर। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज इंडियन सॉल्ट पेटर, सो क्या टिक करेंगे? KNO3। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनकी जैसे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना इनकी, वो क्या होती है, जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें ना, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, हीलियम, हीलियम 2s2 2p3, है ना। हीलियम जो है हमारे, हीलियम नोबल गैस है ना, तो 2 हो गया और 7 हो गया ना टोटल। तो इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो क्या बोल सकते हैं आप इनमें, ग्रुप नंबर 15 में NH2NP3, है ना, ये बोल सकते हैं NH2NP3 टाइप। अब इनमें से अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में से, तो एटॉमिसिटी में देखें तो सिर्फ जो नाइट्रोजन है वही आपका क्या है, वही आपका डायटोमिक है, लेकिन जो अदर्स हैं सारे वो हमारे क्या हैं, दे आर योर टेट्रा एटॉमिक, अदर्स आर टेट्रा एटॉमिक। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ एलोट्रॉपी के बारे में। यहाँ पे एलोट्रॉपी देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप नंबर 15 के, क्वेश्चन बन जाता है कि which of the following do not show allotropy. So all the elements of group number 15 except, very important, except bismuth, स्टार लगा लीजिए, except bismuth, bismuth को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 15 के, सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। जैसे हमारा जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कौन कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, अल्फा नाइट्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है हमारा ये, बीटा नाइट्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस हमारा एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक अपने पास होता है रेड फॉस्फोरस, एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। इस तरीके से ये सारे अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -3 से +5 तक। फॉस्फोरस शो करता है जैसे कि -3 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आर्सेनिक जनरली शो करता है +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमारा जो एंटीमनी ये करता है +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली। जो है ये शो करता है +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन जो है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सो नाइट्रोजन हैज ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकता है, -3 से +5 तक कोई भी, ठीक है। इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाइट्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात आती है। तो क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने ओन वर्ड्स में नोट कर लीजिएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल सी बात मैंने क्या बोली, एक हो गई +3, एक हो गई +5, है ना, यही है इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं, जो हमने देखा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो कम वाली जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था बोरोन फैमिली वाले क्या शो करते थे +3 और +1, तो उसमें डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती थी, है ना। यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, घट जाती है। किसकी वजह से, क्वेश्चन पूछेंगे क्या बताएंगे आप, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ जानते हैं। अच्छा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनमें से अगर आप देखें, नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ योर नाइट्रोजन, ठीक है। कारण इसके पीछे का क्या है, अब कारण इसके पीछे का क्या है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। मैंने बताया साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। और एक और बात इसकी, इट हैज हाफ फील्ड
स्टेबल कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। क्यों? वाई? इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p3, यही होगी। अच्छा, p में मैक्सिमम, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बस 4 4 बढ़ाते जाओ, 6 आ सकते हैं। d में मैक्सिमम कितने आ जाते हैं? 10। f में 14। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते थे? p में 6, लेकिन इसमें कितने हैं? 3, तो मतलब हाफ फील्ड है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से भी इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉन ये आसानी से नहीं देना चाहेगा, है ना, नहीं चाहेगा, बोलेगा कि मेरी कन्फिग्रेशन तो पहले से स्टेबल है, मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आओ, तो ये नहीं देगा आसानी से, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो मतलब कि एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा जैसे नॉर्मली होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ये भी आपकी डिक्रीज करेगी फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ये भी डिक्रीज करती है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। एक बात आप याद रखिएगा कि जो हमारा रिएक्टिविटी की अगर हम इसमें बात करें तो रिएक्टिविटी में स्पेशल बात क्या है कि जो हमारा एलिमेंटल नाइट्रोजन है, एलिमेंटल नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज हाईली अनरिएक्टिव, दैट इज हाईली अनरिएक्टिव। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना, वेरी डिफिकल्ट। फिर डबल बॉन्ड को तोड़ना उससे थोड़ा सा आसान है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है ना। 3 लोग कहीं पर आ गए तो उनको हराना ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक को आराम से हरा सकते हैं, एक बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है। तो नाइट्रोजन के बीच में क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इसकी वजह से हाईली अनरिएक्टिव, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगी आसानी से। याद रखिएगा, जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है ना, जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस है दैट इज वेरी रिएक्टिव। मैंने आपको अलग अलग इसमें फॉस्फोरस में बताई अलग अलग फॉर्म्स ना, तो उसमें अगर हम देखें तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका हाईली रिएक्टिव नेचर है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जो अलग अलग जो हमारे पास फॉस्फोरस हैं, फॉस्फोरस की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ी उनके बीच में एक डिफरेंस फॉर्म में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इनके बीच में एक डिफरेंस फॉर्म में ना। जैसे मैंने बताया कि व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे पहले आप देखिए व्हाइट फॉस्फोरस इट इज पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर नहीं घुलता है, लेकिन किसके अंदर घुलता है? कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, soluble in CH2, soluble in CH2। It consists of the tetrahedral P4 molecule, है ना, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो रिएक्टिव क्या है? ज़्यादा, अभी मैंने बताया लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। चीज कम स्टेबल वो क्या? ज़्यादा रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब देखिए रेड फॉस्फोरस के बारे में। रेड फॉस्फोरस
ये नॉन पॉइजनस है। वाइट वाला कैसा था? पॉइजनस। ये कैसा है? नॉन पॉइजनस। ठीक है, ये ना तो पानी के अंदर घुलता है, ना तो CH2 के अंदर घुलता है, किसी भी चीज के अंदर नहीं घुलने को तैयार है रेड वाला। ठीक है, अब लेस रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तभी मैं ये आपको बता रही हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इस टाइप से। याद कैसे रखेंगे अब आप इसको? देखो, ऐसे याद रखना कि जो व्हाइट चीज होती है ना, उसके ऊपर इजीली जो है कोई भी स्पॉट लगे, है ना, इजीली जो है उसके ऊपर कोई भी स्पॉट लग जाता है, कोई भी, तो मतलब ऐसा समझ लो व्हाइट वाली चीज ज्यादा रिएक्टिव है ना, और फिर ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा ये लेस रिएक्टिव, राइट। याद रखना ऐसे कि व्हाइट चीज के ऊपर अगर कोई स्पॉट लगे तो वो पानी से साफ नहीं होता आसानी से, तो याद रखिएगा कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन CH2 में सॉल्युबल है। लेकिन लाल वाला जो है, रेड वाला, ऐसे याद रखना वो दोनों में ही इनसॉल्युबल है। पॉइजनस कौन है? व्हाइट। नॉन पॉइजनस कौन है? रेड। और रेड फॉस्फोरस के बारे में एक और बात, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें चेन्स होती हैं, किसकी? ऑफ P4 टेट्राहेड्रा। जो P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स है ना बहुत सारी, उनकी चेन्स होंगी बहुत सारी, तो मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताती हूँ, हमारा ब्लैक फॉस्फोरस होता है ना, ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस की दो फॉर्म्स होती हैं। दो फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? एक होता है इसमें अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। वन इज द अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, सेकेंड वन इज द बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, अब जो ब्लैक फॉस्फोरस है, एक बात मैं आपको और बताती हूँ इसके ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में। ब्लैक फॉस्फोरस आपका कब बनता है? ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड। जब ये जो रेड फॉस्फोरस था इससे पीछे वाला, इसको जब हीट करते हैं इन ए सील्ड ट्यूब, एक सील्ड ट्यूब आप ले लेंगे, है ना, उसके अंदर आप इसको हीट करेंगे अगर रेड फॉस्फोरस को एट अबाउट 803 केल्विन टेम्परेचर, तो अपने पास क्या मिल जाता है? हमारे पास मिल जाता है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में इंपॉर्टेंट बात और क्या, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस में हमारे इस तरीके से यूनिट्स है ना, जैसे P4, जैसे एक फॉस्फोरस है ना, एक फॉस्फोरस ऐसे 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 यूनिट्स हैं कुछ। ठीक है, एंगल यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का, ऐसे P4 यूनिट है। ठीक है, लेकिन रेड फॉस्फोरस में भी वैसे ही होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होंगी, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये फॉस्फोरस की बात आई एलोट्रॉप वाले में, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, जो यहाँ पे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी एनोमलस बिहेवियर होगा, है ना। ये भी अपने जो ग्रुप है उसका फर्स्ट ही एलिमेंट है, इसका भी जो है एनोमलस बिहेवियर होगा। क्यों? वही बातें आ जाएंगी कि इसका स्मॉल साइज होता है, हाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, छोटा साइज तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होती है, एब्सेंस होती है इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती है, और इसकी कैपेसिटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, है ना। तो ये ऐसे बना सकता था एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इसकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। डायटोमिक गैस है ये विद द ट्रिपल बॉन्ड, आप देख सकते हैं, ठीक है। केमिकली इनर्ट है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, है ना, नॉन रिएक्टिव है, ये चीज मैंने आपको बताई। एंड इसके अलावा एक चीज आप और ध्यान रखना, जैसे अगर हम कुछ इनके कंपाउंड्स की बात करते हैं, कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, है ना, ये एक नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है ना। HNO3 हो गया, तो ये भी इसी का ही कंपाउंड है। तो इसके बारे में कुछ मेन बातें बता देती हूँ। जैसे नाइट्रोजन की प्रेपरेशन में अगर हम देखें, तो नाइट्रोजन की प्रेपरेशन में किस किस के द्वारा नाइट्रोजन की प्रेपरेशन की जा सकती है। एक तो आप अमोनियम क्लोराइड जो है ना, अमोनियम क्लोराइड जो है उसको सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिल जाता है ना। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करवाते हैं। एक आप ये अमोनियम डाइक्रोमेट अगर लेते हैं NH4 ट्वाइस Cr2O7, है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट अगर आप लेते हैं, तो अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन को अगर स्पेसिफिक पूछ लिया गया कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना, तो आप क्या बताएंगे, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेरियम अजाइड, है ना, बेरियम अजाइड BaN3 ट्वाइस, बेरियम अजाइड, या फिर सोडियम अजाइड, है ना। बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड के द्वारा वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया भी इसी का ही कंपाउंड है ना, नाइट्रोजन का ही। सो अमोनिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखो, हेबर्स प्रोसेस, आपने सुना होगा हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, जैसे N2 है ना, N2 को रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ, है ना, 3H2। यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होता है ना, रिएक्शन को इनहेंस करता है। यहाँ पे ये जो मोलिब्डेनम होता है ना, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये होता है हेबर्स प्रोसेस। और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस कैसी रहती हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो क्या बन जाता है 2NH3। तो देखिए ये ऐसी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, है ना। जैसे हेबर्स प्रोसेस किसके लिए, अमोनिया के लिए, कैटलिस्ट कौन यूज होता है यहाँ पे आयरन, प्रोमोटर कौन यूज होता है यहाँ पे मोलिब्डेनम, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस कैसी रहती हैं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, एक तो ये आपका कलरलेस गैस है, सबको पता है एक कलरलेस गैस है। सबको पता है कि अमोनिया की एक करेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर होता है ना, एक पंजेंट ऑर्डर होता है काफ़ी ज़्यादा। और सबको पता है कि ये आपका एक्सट्रीमली सोल्यूबल है पानी में, एक्सट्रीमली सोल्यूबल, एकदम से पानी के अंदर घुल जाता है। और इसके बारे में एक स्पेशल बात क्या है इसके बारे में स्पेशल बात, कि ये आपका एक्सट्रीमली सोल्यूबल है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना। H बॉन्डिंग आसानी से कैसे बनेगी, H बॉन्डिंग क्यों बनेगी, देखिए थोड़ा बहुत और भी चीज़ें आपको बता देती हूँ। जैसे आपको ना ऐसे याद रखना है, एक निमोनिक याद रखना है, फोन, FON, फोन, ठीक है। F से फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ये जो तीन है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना। ये जब होंगे तो इनके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है,
जैसे देखिए HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है, आप सबको पता होगा। H2O के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखिए नाइट्रोजन के केस में भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन, सिंपल। ठीक है, तो कोई भी चीज पानी के अंदर तब सोल्यूबल होगी ना, पानी के अंदर तब घुलेगी अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है पानी के साथ। तो ये जो अमोनिया है, इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। व्हाई इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। ठीक है, क्यों है स्ट्रॉन्ग लुईस बेस? क्योंकि ये नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर क्या है, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये क्या कर सकता है, इजीली, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये इजीली डोनेट कर सकता है। इसी की वजह से ये क्या करेगा, एज ए लुईस बेस एक्ट करेगा। एक रिएजेंट नोट करिए, एक रिएजेंट होता है, दैट इज द नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 प्लस KOH का कॉम्बिनेशन, K2HgI4 प्लस KOH का कॉम्बिनेशन। एक बार देख लेना, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए बता दिया आपको। अब देखिए, जैसे ऑक्साइड्स होती हैं नाइट्रोजन की ना, लाफिंग गैस का क्या फॉर्मूला होता है, लाफिंग गैस N2O, है ना, ये क्या होती है हमारी लाफिंग गैस कहलाती है, लाफिंग गैस, राइट। अच्छा, याद रखिएगा कि ये हमारे पास ये जो N2O है, ये कैसी गैस है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। ठीक है, अच्छा, और ये कैसी है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ठीक है, कलरलेस है और न्यूट्रल है। इसके अलावा जैसे हमारा NO हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी आपकी कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है। वो भी कैसा था, न्यूट्रल, राइट। ऐसे रिलेट करके याद रखिए इन चीजों को, CO भी न्यूट्रल था, NO भी न्यूट्रल है, कलरलेस है दोनों। अब जैसे अगर हमारा मान लीजिए N2O3 है ना, N2O3 है, तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। NO2 है, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक। बस ये याद रखिए ना, अगर एक से ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो एसिडिक की तरफ चला गया, है ना। इसमें जैसे N2O4 भी आपका एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर का। इसकी पेंटा ऑक्साइड अगर होगी, दैट इज N2O5, ये भी आपकी एसिडिक नेचर की होगी, इस टाइप से। अब और क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं ये ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट जो नाइट्रोजन है, HNO3 बना सकता है क्या, यस बना सकता है। ठीक है, HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है H3PO4 के कंपैरिजन में। फॉस्फोरिक एसिड के कंपैरिजन में नाइट्रिक एसिड कैसा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रेपरेशन के बारे में एक खास बात आती है, एक प्रोसेस आता है, दैट इज द ओस्टवर्ड्स प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ जाता है, ओस्टवर्ड्स प्रोसेस, तो आप क्या बताएंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओस्टवर्ड्स प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सो दैट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3, HNO3। क्वेश्चन आ जाता है कि जो ओस्टवर्ड्स प्रोसेस है उसमें कैटलिस्ट के तौर पे कौन यूज होता है, तो आप बोलेंगे प्लैटिनम यूज होता है, प्लैटिनम। ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ना, इसके बारे में ये बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं आगे। एक और बात इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका टेस्ट, दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है,
नाइट्रेट्स के लिए, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स, याद रखना, ठीक है। अब जैसे नाइट्रेट्स हैं आपके, है ना, NO3 नेगेटिव, ठीक है, प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। यहां पे आपको मिलता है NO प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O। बैलेंस हम इसको कर लेंगे इक्वेशन को। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, उसमें जो ब्राउन कलर का जो आपको कंपाउंड मिलेगा, कम्प्लेक्स मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, MCQ। तो वो कौन सा मिलता है, Fe ब्रैकेट के अंदर H2O इंटू 5 NO2 पॉजिटिव। कंफ्यूज कर देते हैं बहुत बार, ऑप्शंस में लिख देंगे ऐसे, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट्स के लिए है तो उसमें आपको ये ब्राउन कलर का जो कम्प्लेक्स मिलेगा ऑप्शंस में दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे H2O, उसके बाद लिख देंगे 6, H2O इंटू 6, है ना, इस तरीके से। तो H2O 5 है, याद रखना, NO है ना, बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस क्या क्या कंपाउंड्स बना सकता है, फॉस्फोरस फॉस्फीन बना सकता है, यस। फॉस्फीन क्या होता है, PH3। PH3 के बारे में खास बात क्या है, ये भी एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है कि इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, रोटन फिश लाइक स्मेल होता है इसका, ठीक है, रोटन फिश लाइक स्मेल। इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, फॉस्फीन जो है ये हाईली पॉइजनस है, इट इज हाईली पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस नेचर है इसका, राइट। अच्छा, जो फॉस्फीन है ये वीकली बेसिक है, वीकली बेसिक। फॉस्फीन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द हॉलमेज सिग्नल्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉलमेज सिग्नल्स में किसका यूज होता है, तो आप क्या टिक करेंगे, आप टिक करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड ये है, फॉस्फीन है ना, क्यों। तो एक पॉइंट आप इसके यूज के बारे में लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये आपको नोट करते चलना है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वारफेयर, a mixture of CaC2, that is calcium carbide, and Ca3P2, that is calcium phosphide, that is used in हॉलमेज सिग्नल्स। तो इससे रिलेटेड, हॉलमेज सिग्नल से रिलेटेड, स्मोक स्क्रीन से रिलेटेड जो भी आपका आंसर बनेगा वो ये फॉस्फीन बनेगा। और एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हाईली पॉइजनस है, वीकली बेसिक है, रोटन फिश लाइक स्मेल इसकी होती है। अब जैसे और क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड बन सकता है ना, PCl3 बन सकता है। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कैसी शेप बनेगी इसकी, PCl3 की पिरामिडल शेप बनेगी PCl3 की, है ना, कुछ इस तरीके से। देखिए ये फॉस्फोरस है ना, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे अमोनिया में होता है। अमोनिया की भी कैसी होती है शेप, पिरामिडल, तो पिरामिडल शेप, है ना। हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में कैसी होती है, sp3, यहाँ पर भी कैसी होगी, sp3। ये कैसी, ये जो हमारा फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड है, इसकी प्रॉपर्टीज में देखें तो ये हमारी कलरलेस ऑयली लिक्विड है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। नेक्स्ट पढ़ते हैं PCl5, दैट इज योर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में। देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा ना, एक फॉस्फोरस, एक Cl,
एक Cl अपना यहाँ पे, एक Cl यहाँ जोड़ देते हैं, 2 Cl यहाँ जोड़ दीजिए, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा कुछ इसका। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें? sp3d है ना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। शेप या ज्योमेट्री कैसी होगी यहाँ पे? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है ये, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यहाँ पे ये वाली देखिए आपकी एक्सियल बॉन्ड्स है ना, ये जो मैं येलो से हाईलाइट करूंगी, ये वाली एक्सियल बॉन्ड्स है, ये एक्सियल। ठीक है, जो पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ ये वाली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। तो कौन सी बॉन्ड्स लॉन्गर होती हैं? एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर हियर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन दीज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब जैसे हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, कौन कौन से होते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। जैसे कि आपका H3PO4 हो सकता है ना, H3PO4 हो सकता है, दैट इज योर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कई बार देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप सिंपल सिंपल से कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ये फॉस्फोरस की। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, what is the oxidation state of phosphorus in orthophosphoric acid? So that is your +5. How? निकालिए। हाइड्रोजन के ऊपर कितना आएगा? +1 चार्ज आएगा, है ना। फॉस्फोरस है, इसको X मान लेंगे जिसका निकालना है, O4 है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, सो 3 × 1 + X + 4 × -2 = 0। क्या आ जाएगा? 3 + x - 8 = 0। x = क्या आ गया? +5। ऐसे ही निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अदर क्या क्या ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं फॉस्फोरस के? जैसे कि हमारा हो सकता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H4P2O7, H4P2O7। और क्या हो सकता है आपका? ये हो गया, देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया H3PO4। एक होता है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होगा अपना? H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या था? H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरस क्या होगा? H3PO3, राइट। इसके अलावा एक होगा आपका H3PO2। H3PO2 क्या होगा आपका? दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2, है ना। इसमें ऑक्सीजन कम हो गया, ऐसे याद रखो। हाइपो मतलब कम हो रही है कोई चीज, है ना, नीचे जा रही है, तो इसमें ऑक्सीजन कम हो गया, H3PO2। तो ये कुछ कॉमन से हैं। जैसे इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं एक बार। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, दैट इज H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक देखिए, एक फॉस्फोरस यहाँ पर होगा, ये आपका डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पर OH जुड़ गया। इनके ना स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन क्या बन जाता है? जैसे पूछ लेंगे कि बताइए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कितनी OH ग्रुप होते हैं, है ना, कितने होते हैं? 3। काउंट कर लो, देखो ये एक फॉस्फोरस है ना, मतलब H3 हो गया क्या इसमें? यस, 1 2 3, है ना। O4 है ना, हो गया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी P डबल बॉन्ड O होती है ऑर्थोफॉस्फोरिक में, तो 1 होती है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक का बता दिया मैंने आपको,
अब बताती हूँ पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H4P2O7, H4P2O7, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर एक फॉस्फोरस मैं बना देती हूँ, है ना, एक फॉस्फोरस मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O जोड़ दूँ, इसको क्यों छोड़ूंगी, इसमें भी जोड़ देती हूँ एक डबल बॉन्ड O जोड़ देती हूँ, ठीक है। 2 OH इसको दे देती हूँ, दूसरे को क्यों छोड़ूं, इसको भी दे देती हूँ 2 OH, इसको दे दिया, इसको भी दे दिया, दे दिया, ठीक है। दोनों को लिंक कर देती हूँ एक ऑक्सीजन से, कर दिया, बन गया क्या? H4P2O7 बन गया, यस बन गया। देख लो P2H कितने हैं? 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 3 यहाँ पर थे, 3 इसके पास थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिंक हो गया। शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें? 1 हो गया, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कितने पी डबल बॉन्ड ओ होते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि कितने पी डबल बॉन्ड ओ होते हैं पायरोफॉस्फोरिक में, तो आप बोलेंगे 2 होते हैं, राइट। कितने OH ग्रुप होते हैं? तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। कुछ नहीं करना है, एक फॉस्फोरस को रखा, दूसरे को रखा, इसको डबल बॉन्ड O पकड़ा दिया, इसको पकड़ा दिया, इसको 2 OH दे दिए, इसको भी दे दिए, फिर एक ऑक्सीजन रह गया बीच में जो यहाँ पे बाधा कॉज कर रहा था वो रह गया क्योंकि O7 था, तो दोनों को ये शेयर करवा दिया। क्लियर? अच्छा, तो इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन कर लेंगे तैयार। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना, पी डबल बॉन्ड O कितने होंगे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। जैसे मैं आपको ये भी चलिए बता ही देती हूँ, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, एक तो था फॉस्फोरिक दैट इज H3PO4, ठीक है, एक था ऑर्थोफॉस्फोरस, बस इतना डिफरेंस है। अब मैं फॉस्फोरिक नहीं बोल रही हूँ, अब मैं क्या बोल रही हूँ? ऑर्थोफॉस्फोरस बोल रही हूँ। तो ये था हमारा H3PO3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक फॉस्फोरस होगा और यहाँ पर हमारे पास कितने OH होंगे? 2 OH, इसको भी पकड़ा देते हैं, एक इसको, एक OH दे दिया, एक इसको पकड़ा दिया, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड O वैसे ही कर दिया जैसे पीछे कर रहे थे, इसको भी दे दो एक डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत रह गई? 1 की, तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया, राइट। तो ये देखिए बन गया क्या? H3PO3, यस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेंगे कितने? 3, फॉस्फोरस कितना? 1। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कितनी पीएच बॉन्ड्स होती हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में, तो बस ऐसे ही बनाना है आपको, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी पीएच बॉन्ड्स होती हैं ऑर्थोफॉस्फोरस में, तो आप बोलेंगे 1 होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया कितनी पीओएच बॉन्ड्स होती हैं, तो 2 होती हैं। कितने पी डबल बॉन्ड ओ होते हैं? 1 होता है। नेक्स्ट, H3PO2, हाइपो का मतलब कोई चीज हम कम कर रहे हैं, है ना, हाइपो, ऐसे याद रखो, हाइपो मतलब कोई चीज घटा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऑक्सीजन और भी ज्यादा घटा दिए, तो अब इसको ऑर्थोफॉस्फोरस नहीं बोलेंगे, अब ये हाइपो वाला फॉस्फोरस एसिड हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO2, दैट इज योर H3PO2। सो इट इज लाइक, यहां पर एक फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड O। देखिए अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 ही है ना इसमें, तो आप खुद सोचो ऑक्सीजन 2 ही है, तो OH तो मेरे को एक ही जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर मैं 2 OH जोड़ने पे आ जाऊं तब तो फिर 3 हो जाते, है ना। लेकिन हाइड्रोजन मुझे इतने, यहाँ पर कितने चाहिए? 3, तो अलग अलग से जोड़ देती हूँ, यहाँ पे जोड़ देती हूँ, एक हाइड्रोजन, एक इसको दे दिया, आराम से बन गया, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने, आपसे क्वेश्चन पूछे कितने पीएच बॉन्ड्स होते हैं? 2। कितने पीओएच होते हैं? 1। कितने पी डबल बॉन्ड होते हैं? 1, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया होगा।
सो जैसे हमने बोला था, हमारा प्लान ये था कि हम सारे ब्लॉक्स को जो है, क्योंकि आपको पता है पी ब्लॉक जो है हमारा काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको कंप्लीट करना है, और थोड़ा सा डी एंड एफ ब्लॉक का भी मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देना है, एज टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। सो ड्यू टू दैट क्लासेस हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो आज आप 9 PM के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। फिर हम ये जो डी एंड एफ ब्लॉक है इसका भी मैं आपको आइडिया दे दूंगी, एंड पी ब्लॉक को भी कवर कर लेंगे, राइट। सो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब, एंड बाकी ये जो बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं आपके, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया ना आपका, बायोमोलिक्यूल्स हो गया आपका, इसके अलावा इसके तो मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड कर दूंगी कल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के, राइट। इसके अलावा ये वाला चैप्टर है एक आपका पॉलीमर्स है, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। ये तो बहुत मतलब आधे घंटे का काम है इनको करवाना, ठीक है, जल्दी जल्दी करवा के क्वेश्चंस भी करवाती रहूंगी डिस्कस, एंड मतलब एक दिन में हो जाएंगे ये जो इजी चैप्टर है, जैसे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, ये हम कवर अप कर लेंगे जल्दी जल्दी। फिर थोड़ा सा हमारा पार्ट रहेगा लाइक ये वाला, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस हो गए हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें वैशाली मैम ने आपको करवा दी होंगी, तो वो मैं उनसे पूछ लूँगी कि उन्होंने क्या करवाया है। उसके अलावा जो और रहता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें मैं फॉर्मूलाज बताती चलूँगी आपको, ठीक है, फॉर्मूलाज की एक लिस्ट प्रिपेयर करवा के उनको लर्न करवा दूँगी, एंड उससे रिलेटेड हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे, राइट, ताकि 1 तारीख तक आपका ऑलमोस्ट आपका 1 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। सो आज आप 9 PM के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। 9 to 10 हम क्लास रखेंगे, 1 आवर की, 1 आवर की क्लास रखेंगे 9 to 10, एंड उसमें जो है हम लाइक ब्लॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो देखो ग्रुप नंबर 16 डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, 17 18 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 18 में जिनोन कंपाउंड्स हैं, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके मेन बातें बताऊंगी, डी एंड एफ ब्लॉक का बताऊंगी, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।